हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी लेबर इंस्पेक्टर के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही थी श्रम कानून वाले पार्ट की, उसमें हमने वेतन भुगतान अधिनियम का एमसीक्यू कर लिया था। आज की क्लास में जो हमारा सेकंड अधिनियम है जिसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम भी इसी को बोला जाता है, 1948। इस अधिनियम के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस अधिनियम को पूरा नहीं पढ़ा है तो आपको केवल एमसीक्यू करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप इस अधिनियम को पहले पूरा पढ़ के आइए, चाहे आप अपने से पढ़ना चाहे या हमारा कोर्स है श्रम कानून का, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, नहीं तो रटने वाली बात हो जाएगी और रटने वाली चीजें ज्यादा देर आप बेयर नहीं कर पाएंगे और पेपर में गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि अधिनियम बहुत सारे हमको पढ़ने रहते हैं। तो पहले आप अधिनियम का बेसिक चीज पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप में से कोई लेबर इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो लेबर इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसका प्राइस 149 है। आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में जाकर वहां पे जो लेबर इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिटेल दी गई है। क्लियर? तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसमें और वीडियो चाहते हैं कि और एमसीक्यू करें अलग अलग अधिनियम में, तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, सर हमको समझ आ गया है, हम और एमसीक्यू चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत। याद रखिएगा, तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत कुमार को परिभाषित किया गया है, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत कुमार की क्या परिभाषा दी गई है, जो कुमार शब्द है उसकी इस अधिनियम के अंतर्गत क्या परिभाषा दी गई है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। सेकंड, ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना किया हो। सी है ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अंत में यह भी बताइएगा आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कुमार किसको बोला गया है। तो कुमार ऐसे व्यक्ति को बोला गया है जिसने अपनी एज का 14 साल तो पूर्ण कर लिया है, यानी वो 14 साल का तो हो गया है लेकिन अभी 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी आप ये बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 14 साल से तो ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, इस अधिनियम के अंतर्गत उसको कुमार कहा गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उनको कुमार कहा गया है। अब और चीज याद रखिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, इस अधिनियम के अंतर्गत उसको क्या कहा गया है, वयस्क कहा गया है, एडल्ट कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अगर पूछा जाए ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी 14 साल की आयु पूर्ण नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी 14 साल की आयु पूर्ण नहीं हुई है, उसको बोला गया है इस अधिनियम के अंतर्गत बालक। याद रखिएगा, बालक किसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु अभी 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, यानी 14 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं बालक। 14 वर्ष का पूर्ण हो गया है लेकिन 18 वर्ष का नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं कुमार। और ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसको बोला गया है वयस्क। तो यहां पर ये चीजों को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ये आपका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, उसको इस अधिनियम के अंतर्गत कुमार कहा गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर आपका कि इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर किसके द्वारा तय की जाती है। तो सबसे पहले, क्योंकि यह अधिनियम क्या है, न्यूनतम मजदूरी को तय करने का, कि हर व्यक्ति को अपने काम की न्यूनतम मजदूरी तो मिलेगी ही जितनी गवर्नमेंट तय करेगी। तो यहां पर आप पूछ रहे हैं इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर कौन तय करता है। पहला है केंद्र सरकार, सेकंड है राज्य सरकार, थर्ड है समुचित सरकार और फोर्थ है कर्मकार मंडल।
यानी आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि जो कोई भी काम करने की, मजदूरी करने की जो न्यूनतम मजदूरी होती कोई भी काम करने की, वो किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये किसके द्वारा तय होती है? ये समुचित सरकार के द्वारा तय होती है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था समुचित सरकार का मतलब क्या होता है। समुचित सरकार का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र के अधीन आने वाले काम के लिए केंद्र सरकार और राज्य के अधीन काम के लिए राज्य सरकार। यानी समुचित सरकार का मतलब केंद्र प्लस राज्य सरकार को मिलाकर समुचित सरकार बोलते हैं। समुचित सरकार का याद रखिएगा, अगर कोई काम केंद्र के अधीन आ रहा है तो केंद्र सरकार उसके लिए कानून बनाती है, अगर कोई काम राज्य के अधीन आ रहा है तो राज्य सरकार उसके लिए कानून बनाती है। तो समुचित सरकार केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मजदूरी की न्यूनतम दर कौन तय करता है, अगर कोई काम केंद्र सरकार के अधीन आ रहा है तो केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, लेकिन अगर कोई काम राज्य के अधीन आ रहा है तो राज्य सरकार उसके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, समुचित सरकार, कि केंद्र और राज्य दोनों मजदूरी तय करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कितने वर्ष के अंतराल में मजदूरी दर संशोधित या परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होता है? यानी एक बार अगर समुचित सरकार के माध्यम से एक बार मजदूरी तय कर दी जाती है तो कितने वर्ष के अंतराल के बाद मजदूरी में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है? तो इसका क्या है? तो याद रखिएगा कि जो भी मजदूरी तय करेगी गवर्नमेंट, समुचित सरकार जो भी मजदूरी तय करेगी उसको अधिकतम 5 वर्ष बाद तो संशोधित किया ही जाएगा। 5 वर्ष बाद उसको संशोधित किया ही जाएगा। वैसे संशोधन तो अगर आप देखेंगे हर वर्ष होता है, लेकिन यहां पर ये मैक्सिमम अवधि है जिसके बाद तो संशोधन करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हर वर्ष संशोधन नहीं करना चाहे तो नहीं करे, लेकिन 5 वर्ष के बाद तो उसको संशोधित करना पड़ेगा ही। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, गवर्नमेंट हर वर्ष उसको संशोधित करते रहती है, लेकिन कितनी मैक्सिमम अवधि के बाद उसको संशोधित करना गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य हो जाएगा, वो आंसर है 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 5 वर्ष की यहां पर जो भी मजदूरी तय की जाएगी समुचित सरकार के माध्यम से, हर 5 वर्ष में उसको संशोधित या परिवर्तित करना अनिवार्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है, मजदूरी की निम्न में से कौन कौन सी दर होती है? यानी मजदूरी की कौन कौन सी दर होती है? आप ये बोल सकते हो कि मजदूरी कितने टाइप से तय की जाती है। पहला लिखा है न्यूनतम कालानुपाती दर, सेकंड होता है न्यूनतम मात्रानुपाती कालानुपाती दर, थर्ड है अतिकाल के लिए अतिकाल दर, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए ये कैसे तय होता है। न्यूनतम कालानुपाती दर क्या बोलते हैं? न्यूनतम कालानुपाती दर किसको बोला जाता है, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर काम में घंटे के हिसाब से रखा गया है, अगर किसी भी व्यक्ति को काम में घंटे के हिसाब से रखा गया है तो तय होता है कि उसको दिन में 8 घंटे काम करना पड़ेगा, और वो जितना घंटे काम करेगा हर घंटे के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाती है। यानी यहां पर जो मजदूरी की दर है वो घंटे के हिसाब से तैयार की गई है या घंटे के हिसाब से तय की गई है, तो इसको बोलते हैं हम कालानुपाती दर। कालानुपाती दर यानी आपका अगर किसी मजदूरी को समय के आधार पर तय किया जाता है, अगर किसी मजदूरी को किसी काल के हिसाब से यानी समय के हिसाब से तय किया जाता है तो उसको न्यूनतम कालानुपाती दर कहते हैं। यानी अगर कोई मजदूर इतने घंटे काम करेगा तो उसको पर घंटे के हिसाब से पेमेंट दे दी जाती है। तो काल के हिसाब से अगर मजदूरी तय है तो उसको बोलते हैं कालानुपाती दर। अब सेकंड है मात्रानुपाती दर। मात्रानुपाती क्या होता है? मात्रानुपाती अगर आप देखे होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बीड़ी बनाने का काम, अगर कोई मजदूर बीड़ी बनाने के काम में लगा है तो उसको घंटे के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती, उसको मात्रा के हिसाब से मजदूरी मिलती कि अगर वो 1000 बीड़ी बनाएगा तो उसको 100 रुपए मिलेगा, अगर वो 2000 बीड़ी बनाएगा तो उसको 200 रुपए मिलेगा।
सेम चीज जो ईंटे के भट्टे काम होते हैं, बड़े बड़े ईंटे बनाने के भट्टे होते हैं, वहां पर ईंटों की संख्या के आधार पर उनको मजदूरी दी जाती है कि वो इतने ईंटे बनाएंगे तो उसको इतनी मजदूरी मिलेगी। तो यहां पर जो मजदूरी तय हो रही है वो समय के हिसाब से नहीं, मात्रा के हिसाब से हो रही है कि इतनी मात्रा में वो वस्तु का निर्माण करेंगे तो उसको मजदूरी मिलेगी। तो सेकंड है मात्रानुपाती दर, इसको मात्रानुपाती कालानुपाती दर भी कहते हैं, आप मात्रानुपाती दर भी बोल सकते हो। तो पहला क्या था, कालानुपाती यानी समय के हिसाब से दर तय हो रही है। सेकंड क्या था, मात्रा के हिसाब से उसकी मजदूरी तय हो रही कि इतनी वस्तु का निर्माण करेगा तो उसको इतनी मजदूरी मिलेगी। अब तीसरा लिखा है अतिकाल के लिए अतिकाल दर। अतिकाल के लिए अतिकाल दर का मतलब होता है अगर किसी मजदूर से ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है, अगर किसी मजदूर से ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है तो उसको ओवर टाइम का भी पैसा दिया जाएगा। तो मजदूरी यहां पर तीनों ही तरीके से तय होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, कि यहां पर तीनों ही टाइप से मजदूरी तय की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहां पे लागू है। पहला है संपूर्ण भारत, सेकंड है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में, और चौथा है अंडमान निकोबार को छोड़कर पूरे भारत में। तो हर अधिनियम की धारा नंबर 1 यही बताती है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, अधिनियम कब से लागू हुआ है और यह अधिनियम का विस्तार कहां पे है। तो धारा 1 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो पूरे भारत में लागू है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पूरे भारत में लागू है, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस अधिनियम की धाराओं की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषा बताई गई है और मजदूरी की परिभाषा में क्या चीज शामिल नहीं होता वो यहां पर आपसे पूछा गया। आपने वेतन भुगतान अधिनियम में भी मजदूरी की परिभाषा देखी थी, इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत भी मजदूरी की परिभाषा है। तो मजदूरी की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, पहला घर में रहने के लिए रोशनी, पानी, चिकित्सा परिचर्या की आपूर्ति का मूल्य, यात्रा भत्ते का मूल्य, ग्रेच्युटी या उपरोक्त सभी। तो अगर मैं यहां पर बताऊं मजदूरी की परिभाषा में, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था यात्रा भत्ता शामिल नहीं होता, मजदूरी की परिभाषा में यात्रा भत्ता शामिल नहीं होता। साथ ही साथ अगर किसी मजदूर को मान लेते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत घर में रहने की सुविधा प्रोवाइड की गई है, यानी मजदूरों को उनके रहने की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है, तो मजदूर रहने की सुविधा तो मजदूर को दे दी गई, लेकिन जो वहां पर पानी का खर्चा होगा, बिजली का खर्चा होगा, वो उसके वेतन में शामिल नहीं होता, उसको भुगतान करना पड़ता है। तो यहां पर आपका घर में रहने के लिए रोशनी, पानी, चिकित्सा सुविधा ये सब भी अगर उनको दी जाएगी तो वो मजदूरी में शामिल नहीं होता। तो यहां पर आपका ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, मजदूरी में शामिल नहीं होता। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी यानी आप बोल सकते हो बोनस टाइप का, ये बोनस भी उनकी मजदूरी में शामिल नहीं होता, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही चीजें मजदूरी में शामिल नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कितनी अनुसूची है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कितनी अनुसूची है, तो इस अधिनियम में अनुसूची की संख्या है 1, और इस अनुसूची में क्या बताया गया है, इस अनुसूची में यह बताया गया है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है वो किन किन कामों के लिए मजदूरी तय करेगी, यानी किन किन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है, वो अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है, और इस अधिनियम में एक ही अनुसूची है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है 1। क्लियर है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में एक ही अनुसूची जिसमें कौन कौन से काम की मजदूरी तय करना कर्तव्य है सरकार का, वो बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर समितियों और उप समितियों के समन्वय कार्य के लिए समुचित सरकार को कौन सलाह देता है, यानी यहां पर पूछा गया है
समितियों और उप समितियों के समन्वय कार्य के लिए समुचित सरकार को कौन सलाह देता? आप ये भी बोल सकते हो कि समिति और उप समिति के कार्यों के लिए समन्वय कौन बैठाता है? समिति और उप समिति के कार्यों में समन्वय कौन करता है? आप ये भी बोल सकते हो। तो देखिए यहां पर जो है न्यूनतम मजदूरी जब तय की जाती है तो न्यूनतम मजदूरी को तय करने के लिए गवर्नमेंट जब न्यूनतम मजदूरी तय करती है तो उसके लिए समिति और उप समिति बनती है, और समिति और उप समिति का काम होता है कि जब गवर्नमेंट न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो न्यूनतम मजदूरी तय करने में गवर्नमेंट को वो सलाह देगी। यानी जो समिति और उप समिति होती है, न्यूनतम मजदूरी जब गवर्नमेंट तय करते रहती है तो ये उनको सलाह देती है कि न्यूनतम मजदूरी कितना तय करना चाहिए। सेम समिति और उप समिति के कार्यों के मध्य समन्वय को बनाने के लिए, यानी आप बोल सकते हो सरकार और समिति और उप समिति के कार्यों के मध्य समन्वय बनाने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। किसका गठन होता है? सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। और सेम चीज सलाहकार बोर्ड, समिति और उप समिति और सरकार, इनके मध्य कार्यों को समन्वित करने के लिए किसका गठन किया जाता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। किसका? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर यहां पर जो है सरकार को सलाह देने के लिए समिति उप समिति होती है, समिति उप समिति और सरकार के मध्य समन्वय बनाने के लिए सलाहकार बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड और इनके मध्य समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड होता है। ये ऊपर नॉलेज है जो इस नियम में आपको काम आएगा। तो यहां पर बोला है समिति और उप समिति के समन्वय कार्य के लिए समुचित सरकार को सलाह कौन देता है? तो आंसर है आपका सलाहकार बोर्ड, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सलाहकार बोर्ड इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहां पर, निम्न में से किसमें रोजगारों में नियोक्ता और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी संख्या समान होगी? यानी इसमें ऐसा पूछा गया है, एक इनमें ऐसा कोई जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आप बोल सकते हो कि नियोक्ता यानी मालिक और कर्मचारियों की समान संख्या को शामिल किया जाता है। तो वो कौन सा बोर्ड है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है आपका केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। इसका आंसर क्या है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, क्योंकि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाता है, और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में उतनी संख्या में मालिक और मजदूरों यानी श्रमिकों या कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। आप बोल सकते हो कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में 10 सदस्य शामिल करना है, तो इसमें से 5 सदस्य किसी भी आप बोल सकते हो 5 सदस्य ऐसा होगा जो किसी कंपनी का मालिक होगा, नियोक्ता होगा, और 5 सदस्य ऐसे होंगे जो किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी होंगे। यानी 5 सदस्य क्या होंगे? नियोक्ता यानी मालिक होंगे, जबकि 5 सदस्य क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। तो क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नियोक्ता और कर्मचारियों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। तो इसी के लिए यहां पर बोला गया है, निम्न में से किसमें रोजगारों में नियोक्ता और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी संख्या समान होगी? तो कौन से बोर्ड में होते हैं? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल होते हैं, जिसमें क्योंकि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का काम क्या है? सलाहकार बोर्ड और जो अलग अलग सलाहकार बोर्ड राज्यों में काम कर रहे होंगे उनके कार्यों के मध्य समन्वय को स्थापित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बनता है। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड केंद्र सरकार बनाती है, और इसमें उतनी संख्या में मतलब समान संख्या में नियोक्ता और कर्मचारियों को शामिल करती है। इसके अलावा स्वतंत्र सदस्य भी होते हैं, उसके क्वेश्चन अभी आपको आगे मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में कितने स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना है? ये जैसे देखिए मैंने आपको बोला ना अभी कि उसमें जो है स्वतंत्र व्यक्तियों की भी नियुक्ति की जाती है। तो देखिए कैसे होता है। अगर मान लेता हूं कि 10 सदस्य है किसी बोर्ड में, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को 10 सदस्य बनाना है, तो उसमें से 5 सदस्य जो होंगे वो किसी काम में नियोक्ता होंगे यानी किसी कंपनी के मालिक होंगे, जबकि 5 सदस्य ऐसे होंगे जो कहीं कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी होंगे। तो ये हो गए, क्योंकि दोनों की संख्या समान होनी चाहिए तो 5-5 दोनों के शामिल हो गए। अब इस
सलाहकार बोर्ड के जितने टोटल सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हुए 10। अब 10 का 1/3 जो है वो स्वतंत्र सदस्य होंगे। 10 के 1/3 कौन होंगे? स्वतंत्र सदस्य होंगे। स्वतंत्र सदस्य यहां पर कहने का मतलब यह है कि वो ना तो किसी कंपनी का मालिक होना चाहिए, ना तो वो कर्मचारी होना चाहिए। केंद्र सरकार जो है इनकी जो है स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति करेगी, जिनकी संख्या इनके टोटल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे स्वतंत्र सदस्य? 1/3 होंगे। किनके 1/3? जो ये टोटल संख्या यहां पर थी उसके 1/3 स्वतंत्र सदस्य शामिल होंगे। तो यहां पर आपसे वही पूछा है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है तो उनकी संख्या क्या होगी? सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 1/3, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 1/3। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के भुगतान के तहत देय मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो मजदूरी का भुगतान होता है वो किस रूप में किया जाएगा? नगद में, वस्तु में, या तो नगद या तो वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नगद या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में। तो देखिए जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इसके तहत जो मजदूरी का भुगतान होता है वो नगद रूप में होता है। किस रूप में होता है? नगद रूप में होता है। लेकिन अगर कोई सरकार चाहती है, अगर मान लेते हैं कई क्षेत्र ऐसा है जहां पर यह प्रथा चली आ रही है कि वहां पर मजदूरी का भुगतान नगद नहीं, यहां पे वस्तु के रूप में कोई मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है राजपत्र में प्रकाशित करके उसके लिए नियम बना सकती है कि वहां पर मजदूरी का भुगतान जो है वो वस्तु के रूप में हो। लेकिन इस अधिनियम की जो मेन पर्पस है कि जो मजदूरी का भुगतान होगा सदैव क्या होगा? नगद के रूप में होगा। बाकी जो सेकंड पॉइंट है वो तो आपका कंपलसरी नहीं है, वो उन क्षेत्रों के लिए ला सकती गवर्नमेंट, कंपलसरी नहीं है, ला सकती कि वहां पर मजदूरी का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाए। लेकिन जो कंपलसरी क्या है? कंपलसरी यह है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो मजदूरी का भुगतान होता है वो नगद रूप में होता है, यानी नगद पैसों के रूप में दिया जाना चाहिए। क्लियर? वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है लेकिन उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा अलग से। लेकिन जो परमानेंट है वो है आपका नगद रूप में मजदूरी का भुगतान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जहां मजदूरी का भुगतान नगद या वस्तु के रूप में भुगतान करने का रिवाज रहा है, निम्न में से किसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे अधिकृत किया जा सकता है? यानी यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि जैसे कि मैंने बताया कि कई क्षेत्र में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि वहां पर मजदूरी का भुगतान नगद नहीं वस्तु के रूप में किया जाना है, या आधा नगद आधा वस्तु के रूप में किया जाना है। तो इसके लिए ऐसा करने की पावर किसके पास है? यानी कौन राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसा प्रस्ताव ला सकता है या ऐसा नियम बना सकता है? तो आप एक कॉमन सेंस अगर मैं यहां पर इस नियम के लिए लगाऊं तो कॉमन सेंस क्या है कि मजदूरी तय करने की पावर किसके पास होती है? मजदूरी तय करने की पावर समुचित सरकार के पास है, यानी केंद्र के काम के में केंद्र सरकार, राज्य के काम में राज्य सरकार। तो दोनों ही अपने लिए नियम बना सकते हैं ना भाई कि आप नगद नहीं आप वस्तु के रूप में मजदूरी का भुगतान कर दो। तो यहां पर आपका मजदूरी तय करने का अधिकार जब समुचित सरकार के पास है तो यहां पर नगद या वेतन, नगद या वस्तु के रूप में मजदूरी के भुगतान करवाने की पावर किसके पास होगी? समुचित सरकार के पास होगी। यानी केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार ये नियम बना सकती कि फलाना क्षेत्र में मजदूरी का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाए या आधा नगद या आधा वस्तु के रूप में किया जाए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, समुचित सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, यदि किसी कर्मचारी ने सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक किसी भी दिन काम किया है तो वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत के लिए पात्र है। यानी अगर कोई मजदूर ओवर टाइम करेगा, अगर किसी भी काम में काम किया है, वो ओवर टाइम काम किया है, तो इनमें से वो कौन सी मजदूरी का हकदार होगा? ओवर टाइम दर, न्यूनतम मजदूरी दर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊं, ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ओवर टाइम का मतलब यह होता है कि वो जितनी दिन काम किया है, जितनी देर काम किया है, जैसे मान लेते हैं उसको दिन में 8 घंटे काम करना था, मान लेते हैं उसको दिन में 8 घंटे काम करना था जो तय था, तो 8 घंटे जो वो काम किया होगा तो 8 घंटे का उसका कोई न्यूनतम मजदूरी तो तय होगा ही। वो 8 घंटे अगर वो काम किया होगा
तो उसके लिए कोई न्यूनतम मजदूरी तो तय होगा ही, उसको उतना तो मिलेगा ही। अब वो इसके आगे 2 घंटे का और एक्स्ट्रा काम किया, यानी 2 घंटे उसने ओवर टाइम भी किया, तो 2 घंटे जब एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम काम करने का भी पेमेंट मिलेगा, यानी ये इस पेमेंट से एक्स्ट्रा होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई मजदूर ओवर टाइम काम करेगा तो उसको न्यूनतम मजदूरी की दर भी मिलेगी, साथ साथ उसको ओवर टाइम करने का भी पैसा मिलेगा। तो यहां पर वही बोला है कि यदि किसी कर्मचारी ने सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक किसी भी दिन काम किया है तो वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत किसका के लिए पात्र होगा, तो वो ओवर टाइम दर के लिए भी पात्र होगा, न्यूनतम मजदूरी दर के लिए भी पात्र होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि 8 घंटे काम करने का उसको न्यूनतम मजदूरी दर भी मिलेगा, जबकि 2 घंटे काम करने का उसको ओवर टाइम भी मिलेगा, तो वो दोनों का पात्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों के विवरण, उन्हें भुगतान की गई मजदूरी, उनके द्वारा किए गए कार्य आदि के संबंध में रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता किसे है। यानी आप ये बोल सकते हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो वेतन भुगतान अधिनियम में भी मैंने बताया था कि रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो नियोक्ता की होती है, यानी मालिक की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, नियोक्ता। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत भी रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नियोक्ता यानी मालिक की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहां पर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत आवेदन की प्रस्तुति की समय अवधि क्या है। आवेदन की प्रस्तुति की समय अवधि का कहने का मतलब यह है कि अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मालिक जो है अपने मजदूर की मजदूरी को काट कर भुगतान करता है या उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वो कितने दिनों के भीतर इसकी अपील कर सकता है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर किसी मजदूर की मजदूरी को काट दिया जाता है या उसको भुगतान ठीक तरीके से नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत वो मजदूर कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है, 3 माह, 6 माह, 12 माह, 24 माह। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 6 महीने के भीतर। यानी अगर किसी मजदूर की मजदूरी में कटौती की गई है तो वो 6 महीने के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसके पास वो अपील कर सकता है। जिस दिन उसकी मजदूरी काटी गई है वहां से 6 महीने के भीतर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948 के तहत वो 6 महीने के भीतर वो अपील कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यहां पर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अपराधों के लिए दंड धारा किसके अंतर्गत आते हैं। यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अगर कोई मालिक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान ठीक तरीके से नहीं करता तो उसको दंड दिया जा सकता है। तो जो दंड दिए जाने का प्रावधान है वो इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। धारा 15, धारा 17, धारा 20, धारा 22। तो इसका आंसर क्या है, धारा 22। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 22 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान ठीक तरीके से नहीं करता तो उसको सजा हो सकती है, दंड दिया जा सकता है। वो कौन सी धारा में है, धारा नंबर 22 के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, अगर कोई नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करता तो उसे कितने माह की जेल हो सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है मालिक है अपने मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करता तो उसको कितने महीने की इसमें से जेल हो सकती है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, कितने महीने की उसको जेल हो सकती है। तो इसका सिंपल सा है कि इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसमें आपके दंड का भी प्रावधान किया गया है, यानी आप रुपयों का भी भुगतान यानी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, 6 महीने का। अगर कोई मजदूर जो है या अगर कोई मालिक किसी मजदूर की मजदूरी का भुगतान नहीं करता तो उसको 6 महीने तक की जेल की सजा दी जा सकती है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर किसी मजदूर को इस अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती
तो वह किसके समक्ष अपील कर सकता है? जैसे मैंने बताया ना कि अधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। तो वो अधिकारी कौन है वो यहां पर आपको बताना है कि अगर किसी मजदूर की मजदूरी का भुगतान नहीं होता तो वो 6 महीने के भीतर अपील कर सकता है। तो ये अपील कहां कर सकता है? जिला न्यायालय के पास, श्रम न्यायालय के पास, श्रम आयुक्त के पास या कर्मकार मंडल में। तो क्या होगा इसका आंसर? श्रम आयुक्त के पास। अगर उसके मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता तय समय में तो वो श्रम आयुक्त के पास जाकर अपील कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 है, आवेदन पर सुनवाई करने वाले अधिकारी को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त होगी? अधिकारी कौन है? वही तो श्रम आयुक्त अधिकारी है, वही तो श्रम आयुक्त जो है वही अधिकारी है। तो यहां पर पूछ रहा है कि वो श्रम आयुक्त को किसकी शक्ति प्राप्त है? जिला न्यायालय की, सिविल न्यायालय की, सेशन न्यायालय की, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पिछली क्लास में भी वेतन भुगतान अधिनियम में भी मैंने बताया था कि जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी नियुक्त होते हैं सबको सिविल न्यायालय के जज की शक्ति प्राप्त होती है। सिविल न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय के जज की शक्ति प्राप्त होती है, यानी वो रजिस्टर को दिखाने बोल सकते हैं, किसी को सुनवाई के लिए बुलवा सकते हैं, सबूत पेश करने के लिए बोल सकते हैं, रजिस्टर को देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को अगर उनको सुनवाई के लिए बुलवाना होगा तो बुलवा सकते हैं। ये सब आपके सिविल न्यायालय की पावर होती है जज की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सिविल न्यायालय के जज की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यहां पर कि मामले की सुनवाई करने वाला अधिकारी यानी श्रम आयुक्त की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? श्रम आयुक्त की। मामले में सुनवाई करने वाला अधिकारी श्रमिक को मुआवजा भी दिलवा सकता है जो कि बची हुई रकम के 2 गुना से ज्यादा नहीं होगी, बची हुई रकम के 3 गुना से ज्यादा नहीं होगी, बची हुई रकम के 5 गुना से ज्यादा नहीं होगी, बची हुई रकम के 10 गुना से ज्यादा नहीं होगी। तो देखिए अगर मान लेते हैं कोई मजदूर की मजदूरी को उसका मालिक काट के देता है, मान लेते हैं उसकी मजदूरी में वो 20 रुपए काट कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपका श्रम आयुक्त होगा वो सुनवाई के दौरान उस मालिक को, श्रमिक को मुआवजा देने भी बोल सकता है, क्योंकि वो केस कर रहा है तो उसको आना जाना पड़ा है, तो वो मुआवजा देने के लिए भी बोल सकता है श्रम आयुक्त मालिक को। तो श्रम आयुक्त कितना जुर्माना लगा सकता है या उसके ऊपर मुआवजा देने के लिए मालिक को बोलेगा? तो वो हो सकता है जितनी काटी गई रकम है, जितनी कम दी गई रकम है उसके 10 गुने से ज्यादा नहीं होगा, यानी आप ये एग्जाम्पल के हिसाब से 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर मालिक को बोलेगा कि आप उस मजदूर को मुआवजा दो, क्योंकि वो यहां पर आने जाने लगा है, तो उसकी रकम जो है वो जितनी काटी गई रकम थी उससे 10 गुने से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बची हुई रकम के 10 गुना से ज्यादा नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इस अधिनियम के अंतर्गत गलतियों को शुद्ध करने की शक्ति किसको प्राप्त है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे कि मान लेते हैं न्यूनतम मजदूरी तय होती है तो न्यूनतम मजदूरी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। अब राजपत्र में न्यूनतम मजदूरी को प्रकाशित करते समय कुछ गलती हो जाती है। अगर मान लेते हैं उनको 321 रुपए मजदूरी तय करना था लेकिन वो गलती से 231 रुपए लिखा गया, तो ये मजदूरी को यहां पर शुद्ध करने की पावर किसके पास है? तो भैया जिसको मजदूरी जारी करने की पावर होती है उसी को मजदूरी शुद्ध करने की पावर होगी। तो मजदूरी जारी या तय करने की पावर किसके पास है? समुचित सरकार के पास है। तब अगर उनके पास पावर है तभी तो वो गलतियां कर सकते हैं, उसको जारी करते समय कुछ गलती छपाई हो सकती है, तो सुधार करने की पावर भी किसके पास होगी? समुचित सरकार के पास होगी। यानी केंद्र सरकार ने जो मजदूरी जारी की है उसमें कुछ गलती हो जाती है तो केंद्र सरकार सुधार करेगी, राज्य सरकार ने जो मजदूरी तय की है उसमें कुछ गलती हो जाती है तो राज्य सरकार ठीक करेगी उसको। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समुचित सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है यहां पर, निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यानी मैंने आपको बताया था केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में होता कौन है? मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में 10 सदस्य हैं, तो उसमें से 5 जो होंगे वो मालिक होंगे, जबकि 5 जो होंगे वो कर्मचारी होंगे। ये मैंने बोला था 5 होंगे मालिक, 5 होंगे कर्मचारी। क्लियर? अब ये 10 का 1/3 जो मैक्सिमम है ये आएगा स्वतंत्र सदस्य। ये 10 में 1/3 कौन आएंगे? स्वतंत्र सदस्य होंगे, जो ना तो मालिक होंगे ना तो कर्मचारी होंगे।
अब जो ये 1/3 सदस्य यानी 10 का 1/3 कितना हुआ, मैं मान लेता हूं 3 सदस्य मैक्सिमम स्वतंत्र सदस्य होंगे। तो ये 3 सदस्य में से ही एक क्या होगा, इस केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ये 3 सदस्य में से ही एक क्या होगा, इस केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा। तो यहां पर आपका क्या है ऑप्शन, बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों में से एक, तो बिल्कुल सही है कि बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों में से एक जो होगा वो आपका ये स्वतंत्र सदस्य आ रहा है ना, तो स्वतंत्र सदस्य में से ही एक क्या बन जाएगा, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बन जाएगा। बाकी बोर्ड के नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से एक, बोर्ड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में से एक, सरकार द्वारा नामित केंद्र सरकार का एक कार्यकारिणी गलत है। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यहां पर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 15 किससे संबंधित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की जो धारा 15 है वो किससे संबंधित है, समितियों के गठन से संबंधित है। एक कर्मचारी का वेतन जो एक सामान्य कार्य दिवस के कम कार्य करता है, सलाहकार बोर्ड से संबंधित है, अन्य कर्मचारियों के संबंध में एक आवेदन से संबंधित है। तो आपकी धारा 15 क्या है, एक कर्मचारी का वेतन जो एक सामान्य कार्य दिवस से कम कार्य करता है। इसका मतलब यह होता है, मान लेते हैं एक मजदूर को दिन में 8 घंटे काम करना है, लेकिन अब वो मजदूर 8 घंटे की जगह केवल 4 घंटे काम कर रहा है, तो उसको जो वेतन है वो 8 घंटे का नहीं बल्कि 4 घंटे का दिया जाएगा, जितने घंटे वो काम कर रहा है। तो अगर जितना मजदूर का मजदूरी तय है या जितने घंटे काम करना तय है, उससे अगर वो कम काम करेगा तो उसकी मजदूरी को काटा जा सकता है। यही आपकी धारा नंबर 15 में बताया गया है, जो ऑप्शन बी में है कि एक कर्मचारी का वेतन जो एक सामान्य कार्य दिवस से कम कार्य करता है, यानी उसका जितना घंटा तय है उससे कम काम कर रहा है, या जितने दिन उसको महीने में काम करना है उससे अगर वो कम काम कर रहा है तो उसकी मजदूरी में कटौती की जा सकती है। वो आपको धारा नंबर 15 बता रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहां पर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कब लागू हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कब लागू हुआ है, 15 मार्च 1948। 15 मार्च 1948 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपका 1948 लागू हुआ है। इसका आंसर है 15 मार्च 1948। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है वो समय समय पर क्या करती है, राज्य सरकारों को निर्देश देती है। समय समय पर क्या करती है, राज्य सरकारों को वो क्या करती है, निर्देश देती है। तो ये निर्देश दे सकती है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ये किस धारा में बताया गया है, तो इसका आंसर है धारा नंबर 28 में इसको बताया गया है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है, धारा नंबर 28। तो ये थे आपके 25 एमसीक्यू जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस अधिनियम में टोटल धारा की संख्या कितनी है, तो इस अधिनियम में टोटल धारा की संख्या 31 है। इसको याद रखिएगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत टोटल धाराओं की संख्या 31 है, अनुसूची की संख्या 1 है। अनुसूची की संख्या 1 है, ये याद रखिएगा। ठीक, कब लागू हुआ है, तो 15 मार्च 1948 को ये लागू हुआ है। ये 3 चीज भी याद रखिएगा। क्लियर। तो इस अधिनियम के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों को यहां पर मैंने आपसे डील करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपसे से ज्यादा क्वेश्चन बने होंगे। ठीक, काफी मेहनत से क्वेश्चन मैंने बनाए थे ताकि हर धारा जो है वो आपसे कवर हो जाए, कोई भी छूटे ना, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। लेकिन यही बोलूंगा कि अगर आपने अधिनियम नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए। सेम क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया, आपके लिए आपसे डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा ना तो आपको धारा के प्रावधानों का पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप धारा के प्रावधान खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कोर्स उसमें आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है क्योंकि कानूनी भाषा होती है, तो पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है तो इसकी क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आराम से 3 से 4 दिन में आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं लेबर इंस्पेक्टर का जो श्रम कानून है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हम ये समझ पाए कि आपके लिए वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट हो रही है। तो फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।